Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मूवमेंट इन प्लांट को डिस्कस करना है। तो मूवमेंट इन प्लांट्स बेसिकली इसको डिफाइन करने से पहले सबसे पहले बुक में एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक लिखी है कि हर ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। वो स्टिमुलस उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हो सकती है, वो स्टिमुलस उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। जैसे एनिमल मूव इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि बाद स्टिमुलाई ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को मूव करना पड़ जाता है। लेकिन इसी तरह प्लांट भी मूव करते हैं, लेकिन दोनों की मूवमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है कि एनिमल लोकोमोशन करते हैं कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ से थोड़ा सा मूव करके आगे चले गए, लेकिन प्लांट अपनी जगह पे खड़े खड़े मूव करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। प्लांट की मूवमेंट बिल्कुल उस तरह नहीं है जैसे एनिमल की मूवमेंट होती है। तो सिमिलरली प्लांट आल्सो शो मूवमेंट। तो जिस तरह एनिमल मूवमेंट करते हैं, इसी तरह प्लांट भी जब स्टिमुलस आती है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बाज़ दफ़ा उनको मूवमेंट करनी पड़ती है। लेकिन उनकी मूवमेंट एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट है। एनिमल चेंज देयर लोकेशन, कि आमतौर पे जो एनिमल हैं वो ज़्यादातर केसेस में अपनी लोकेशन को बदल रहे होते हैं, अपनी जगह को बदल रहे होते हैं। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लेकिन प्लांट आर फिक्स, चूँकि प्लांट अपनी जगह पे खड़े होते हैं, तो दे चेंज देयर ग्रोथ पैटर्न, वो अपनी ग्रोथ को बदल देते हैं। यानी प्लांट की मूवमेंट उस तरह बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती जिस तरह एनिमल की मूवमेंट नज़र आ रही है। प्लांट की मूवमेंट अक्सर हमें काफ़ी देर बाद पता चलती है। जैसे आप एक शख्स को कमरे में छोड़ के गए, वो बैठा हुआ था, थोड़ी देर बाद आए वो लेटा हुआ है। हालांकि आप फौरन आपके जहन में आएगा कि ये इसने हरकत करके ये अपना पोस्चर बदला है। बैठने से लेटने वाली कंडीशन में हालांकि आपने वो नहीं देखा, लेकिन आपके जहन में फौरन आएगा कि बैठने से लेटने वाला पोस्चर में जाने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगी। तो इसी तरह बिल्कुल ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज एक बर्ड है, वो इस तरह की कंडीशन में है, लेकिन 2-3 दिन बाद आप उसको देखते हो तो उसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह खुल जाती हैं। तो जो साइंटिस्ट वो फौरन कहेगा कि ये मूवमेंट करके खुली है, ये मूवमेंट करके खुली है। तो आमतौर पे प्लांट में मूवमेंट बिल्कुल इसी अंदाज में होती है कि आमतौर पे प्लांट का कोई स्ट्रक्चर अपनी शेप को, अपने पोस्चर को, अपनी जगह को बदल रहा होता है। तो ये प्लांट की मूवमेंट है। प्लांट की मूवमेंट इस तरह नहीं है जैसे प्लांट चल रहे हैं, प्लांट मुसलसल अपने हाथ को या अपने स्ट्रक्चर को मुसलसल मूव करवा रहे, ऐसे प्लांट के अंदर मूवमेंट्स नहीं होती। तो प्लांट आमतौर पे क्या करते हैं, अपने ग्रोथ के पैटर्न को, अपने ऑर्गन की शेप को बदल रहे होते हैं। आगे ये दो तरह की हैं, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनोमिक और पैराटोनिक को समझाने के लिए मैं जाऊंगा एनिमल की तरफ, क्योंकि उससे बात थोड़ा सा आसानी से समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, अचानक ही आपको प्यास लगती है और प्यास की वजह से आप पानी की तरफ जाना शुरू हो। अब यहाँ क्या हुआ कि आप पानी की तरफ मूव करके जा रहे हो, लेकिन इसका काज क्या बना, आपके इंटरनल स्टिमुलाई, कि आपको प्यास लगी है, ठीक है। पानी की तरफ जाना ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ठीक। अब जब भी मूवमेंट होती है तो आमतौर पे दोनों स्टिमुलाई इकट्ठे काम कर रही होती हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। लेकिन जब हम इंटरनल के लिहाज से डिस्कस करेंगे तो वो ऑटोनोमिक, अगर हम एक्सटर्नल के लिहाज से डिस्कस करेंगे मूवमेंट को, वो पैराटोनिक। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पानी की प्यास की वजह से मूव करके गया पानी की तरफ, जब मैंने कहा प्यास की वजह से मूव करके गया पानी की तरफ, तो मैंने ऑटोनोमिक मूवमेंट कहा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पानी की तरफ जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, तो इस वजह से चूंकि मैंने अब पानी की तरफ कहा, तो अब ये एक्सटर्नल मूवमेंट यानी पैराटोनिक मूवमेंट होती है। तो
आमतौर पे जब भी मूवमेंट होती है ये आपने जहन में रखना है, उसमें इंटरनल काज भी होता है, उसमें एक्सटर्नल काज भी हो रहा होता है, लेकिन हमारी डिस्कशन का एंगल डिफरेंट होता है कि जब हम इंटरनल काज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो ऑटोनोमिक, जब हम एक्सटर्नल काज को डिस्कस कर रहे होते हैं वो पैराटोनिक। तो ऑटोनोमिक आर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल काज। स्पॉन्टेनियस का मतलब है, जाहिर बात है किसी को प्यास लगी हो वो खुद ब खुद मूव करके जाएगा, उसको जबरदस्ती भेजा नहीं जाएगा। पैराटोनिक ये हमेशा बाहर के काज को डिस्कस करता है। तो ऑटोनोमिक के आगे 3 तरह की है, टैक्टिक है, टर्गर है, ग्रोथ है। तो सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक इसको मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन कहा जाता है। अब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, कि कोई भी चीज अपनी जगह बदल रही हो वो लोकोमोशन कहे। तो अभी आपके जहन में फौरन आएगा, पीछे तो हमने बात की प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, ठीक है, तो फिर यहाँ लोकोमोशन की मूवमेंट कैसी होती है। तो यहाँ जब हम मूवमेंट की बात करेंगे तो आमतौर पे प्लांट के किसी सेल की बात, क्योंकि प्लांट के एक सेल तो मूव कर सकते हैं ना, या प्लांट का कोई ऑर्गेनेली मूव करता हुआ नजर आएगा। अगर वो अपनी पोजीशन, चाहे प्लांट का एक सेल या प्लांट का कोई ऑर्गेनेली अपनी पोजीशन बदल रहा हो, तो वो भी टैक्टिक मूवमेंट यानी आप कह सकते हैं लोकोमोशन की मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो भी जाएगा। लेकिन यहाँ एक वर्ड भी इस्तेमाल किया गया ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म आमतौर पे यहाँ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे ये क्लेमेडोमोनास की मूवमेंट होगी, जुगलिना की मूवमेंट होगी। अब ये सारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो आमतौर पे जो हायर प्लांट्स हैं तो वो मूव नहीं करते, पूरा ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करता, लेकिन हायर प्लांट्स के सेल मूव कर सकते हैं, पार्ट ऑफ सेल मूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जहन में रखेंगे कि लोकोमोशन की जब हम बात करते हैं कि अपनी पोजीशन बदल रहा है, तो यहाँ प्लांट के इवन सेल की बात हो रही होती है, या पार्ट ऑफ सेल की बात हो रही होती है, या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही होती है। हायर प्लांट अब लोकोमोशन नहीं करते। उसके बाद टैक्टिक मूवमेंट 2 तरह की, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो पॉजिटिव मूवमेंट हमेशा स्टिमुलाई की तरफ होगी, नेगेटिव हमेशा अवे। तो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है कि जब भी स्टिमुलस की तरफ मूव किया जाएगा पॉजिटिव, जब भी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव किया जाएगा नेगेटिव, ये हर जगह अप्लाई होगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलाई, मूवमेंट हुई किस स्टिमुलाई की तरफ हुई है, इस बुनियाद पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फोटोटैक्टिक मूवमेंट या लाइट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। तो अगर लाइट की तरफ हो पॉजिटिव, लाइट से दूर हो तो नेगेटिव। एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अपनी पोजीशन को बदलेगा, टैक्टिक मूवमेंट लाइट की तरफ जाएगा, तो इस वजह से हमने पॉजिटिव लगाई, पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो सेल के अंदर डायरेक्शन ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डायरेक्शन की किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और कितनी ज्यादा आ रही है, ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की जो मेंबर्स हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेलीज हैं जो काफ़ी सारी तादाद में एक सेल में मौजूद होते हैं, कि वो किस जगह ज़्यादा पाए जाएंगे। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन बोथ इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से क्या मुराद है कि क्लोरोप्लास्ट किस जगह सेल में पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट मुसलसल मूव कर रहे होते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म मुसलसल मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने जहन में रखना है कि जैसे अगर सपोज 2 डायरेक्शन से लाइट आ रही हो तो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट उस साइड पे होंगे जिस साइड पर लाइट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और वो जिस तरफ लाइट कम आ रही है वहाँ क्लोरोप्लास्ट भी क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर लाइट नहीं आ रही तो इस तरफ क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है। तो यानी क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर किस जगह कितने पाए जाएंगे ये डिसाइड करता है किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कितनी शिद्दत की लाइट आ रही है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट अपनी जगह कैसे बदलते हैं, बेसिकली साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है हमेशा, तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म आपको पता है, ये फर्स्ट ईयर में भी हमने डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म मुसलसल मूव कर रहा है,
और इसके मूवमेंट के साथ क्लोरोप्लास्ट खुद ब खुद मूव कर रहे होते हैं, पैसिव मूवमेंट, खुद ब खुद मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट की वजह से क्लोरोप्लास्ट हमेशा उस जगह जाएगा जहां लाइट होगी, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से क्या मुराद है, कार्बन डाइऑक्साइड का शुगर में कन्वर्ट होना, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहलाता है। तो हमारा साइक्लोसिस की वजह से क्लोरोप्लास्ट खुद ब खुद मूव करे और जहां उसको लाइट मिलेगी वहां वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, इसी तरह कीमोटैक्टिक मूवमेंट, तो यहाँ भी पोजीशन को बदला जा रहा होगा इस वजह से टैक्टिक, और ये पोजीशन का बदलना किस वजह से होगा, केमिकल्स की वजह से होगा। तो द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स ऑफ लिवरवोर्ट्स एंड मोसेस एंड फर्न्स टुवर्ड आर्चिगोनियम इन रिस्पॉन्स टू न्यूक्लिक एसिड रिलीज बाय द ओवम। इसका क्या मतलब है, ये फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से वहाँ एक वर्ड इस्तेमाल भी किया गया था, कीमोटैक्टिकली स्पर्म मूव करते हैं। जैसे ये आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, जिसमें एग बन रहा होता है। अब जो स्पर्म है वो एंथ्रीडिया से रिलीज होते हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और इन स्पर्म के ऊपर आमतौर पे सीलिया वगैरह होते हैं। अब उनको कैसे पता चलता है कि एग अंदर है, एग से न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है, इस न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हुए ये एग तक पहुंचते और एग को फर्टिलाइज करते। अब स्पर्म एक सेल है, तो मैंने कहा था कि पार्ट ऑफ द सेल, जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात की, उसमें पार्ट ऑफ द सेल मूव कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, या पूरा सेल मूव कर रहा होता है केमिकल्स के रिस्पॉन्स में। तो केमिकल्स क्या है, यानी आप कह सकते हैं जो ओवम एग है वो न्यूक्लिक एसिड रिलीज करता है, और न्यूक्लिक एसिड कहाँ से रिलीज हो क्या, तो चूंकि ओवम आर्चिगोनियम में मौजूद होता है, तो इस आर्चिगोनियम की तरफ स्पर्म का आना ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। अब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि केमिकल की तरफ जा रहे हैं, तो स्पर्म टैक्टिक पोजीशन को चेंज करेंगे, केमिकल को देख के करेंगे, पॉजिटिव उस केमिकल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ट्रिगर मूवमेंट, ट्रिगर पता ही है आपको कि एक ऐसा प्रेशर जो सेल में पानी आने की वजह से जनरेट हो, वो ट्रिगर प्रेशर कहलाते हैं। तो आमतौर पे प्लांट के अंदर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मूवमेंट काज कर रहा होता है, कि सेल के अंदर बाद दफ़ा ट्रिगर प्रेशर कम हो जाता है, बाद दफ़ा ट्रिगर प्रेशर यानी ज़्यादा हो जाते हैं। तो डिफरेंशियल चेंज इन ट्रिगर, डिफरेंशियल के ट्रिगर का डिफरेंस, जैसे कुछ प्लांट में रात को ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ सेल में और सुबह के वक्त कम हो जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें सुबह के वक्त ज़्यादा होते हैं, रात के वक्त कम हो जाते हैं, ऐसे। तो ये होगा कैसे, लॉस और गेन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से सेल का साइज चेंज हो रहा होता है। यानी अगर ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सेल का साइज बढ़ेगा, अगर ट्रिगर प्रेशर कम होगा तो सेल का साइज कम होगा। तो इसके आगे फिर दो मूवमेंट एग्जाम्पल है, स्लिपिंग मूवमेंट, तो इसकी एग्जाम्पल अपने जहन में रखनी है, बीन प्लांट जो लोबिया का प्लांट है, और लेग्यूमिनस फैमिलीज, फलीदार जो पौधे हैं जैसे मटर का पौधा, तो आमतौर पे ये स्लिपिंग मूवमेंट शो करते हैं। इस मूवमेंट में होता क्या है, इस मूवमेंट में आमतौर पे जो पत्ते हैं वो सुबह के वक्त सीधे खड़े हो जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं इस पोजीशन में आ जाते हैं, और रात के वक्त ऐसे गिर जाते हैं, लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग, शाम के वक्त गिरे। तो चूंकि शाम के वक्त इनका गिरना होता है, इस वजह से हम कहते हैं ये स्लीपिंग पोजीशन में आ गए, ऐसे लगते हैं जैसे ये प्लांट सो रहे हैं। इसका काज क्या बनता है, पल्विनस के अंदर ट्रिगर प्रेशर चेंज हो रहा होता है। अब पल्विनस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पल्विनस है क्या। बेसिकली ये स्टेम है, ये लीफ है, और लीफ जिस डंडी के जरिए से स्टेम के साथ कनेक्टेड होते हैं उसे पेट्यूल कहा जाता है, और पेट्यूल का जो आखिरी हिस्सा है जहां डंडी और स्टेम आपस में जुड़ा हुआ है, इसको पल्विनस कहा जाता है। और ये थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा है, पेट्यूल का आखिरी पोर्शन थोड़ा सा स्वोलन है, फूला हुआ है, इसको पल्विनस कहा जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, स्वोलन पोर्शन ऑफ पेट्यूल, पेट्यूल का फूला हुआ हिस्सा, और आमतौर पे मौजूद कहाँ होता है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव विद शूट, के स्टेम के साथ जहां लीव अटैच होता है उस जगह पे ये मौजूद होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक तो ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आए पेरेन्काइमेटो सेल्स है, और ये जो वाइट ये इंटरसेलुलर, सॉरी ये इंट्रा नहीं है, इंटरसेलुलर
इंटरसेलुलर सेल के दरमियान की स्पेसेस को कहा जाता है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर की स्पेस को कहा जाता है। और सेंट्रल स्टैंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ये जो रेड है ये वेस्कुलर टिश्यू को यानी जाइलम और फ्लोएम इसमें आ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो पल्विनस में होता है। मैकेनिज्म क्या है कि अगर पल्विनस में ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए पल्विनस के सेल में, तो पल्विनस हार्ड हो जाता है और हार्ड चीज़ ये सीधा कर देती है लीव्स को। अगर पल्विनस के अंदर ट्रिगर प्रेशर कम हो जाए तो आमतौर पे वो जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है और पत्ता ऐसे गिर जाते हैं। तो हार्डनेस और ज़्यादा कैसे होती है, यानी ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा कैसे होता है, जब इंट्रासेलुलर स्पेसिस से पानी अंदर चला जाए सेल में ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये सारी चीज़ें स्टिमुलाई को देख के हो रही होती, यानी दिन रात की स्टिमुलाई को देख के ये सारा काम प्लांट के अंदर हो रहा होता है। तो जब पल्विनस में ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा होगा यानी पानी इंटर हुआ, एंडोऑस्मोसिस हुआ, तो ये हार्ड हो जाएगा, पत्ता सीधा खड़ा हो जाएगा यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। अगर ये एक्सोऑस्मोसिस पानी निकल के बाहर आ जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि जो पत्ता है वो स्लिपिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या है कि ट्रिगर प्रेशर पल्विनस में ज़्यादा हो गया तो कम हो गया तो लीव्स लोअर पोजीशन में, इसको हम कहते हैं स्लिपिंग पोजीशन में आ गया। अगर ट्रिगर प्रेशर पल्विनस में ज़्यादा हो गया तो लीव्स खड़े हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अच्छा, इसके बाद रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। अब यह एक वर्ड इस्तेमाल हुआ कंपाउंड लीफ। आपने देखोगे कुछ पत्ते तो बिल्कुल इस तरह के होते हैं, इनको हम कहते हैं सिंपल लीफ। लेकिन कुछ पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, जैसे एक पूरा पत्ता है, ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, ये मिमोसा पुडिका का इस तरह का लीफ होता है ऐसे। ये सारा एक लीफ है, उसके ऊपर छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हुए हैं। लीफ बड़े पत्ते को कहा जाता है, अगर उस पर छोटे छोटे पत्तियां लगी हों उनको लीफलेट्स कहा जाता है। तो इसको जब टच किया जाता है तो आमतौर पे ये पत्तियां इस तरह गिर जाती हैं, यानी इस पोजीशन में आ जाती ऐसे, अपने ऊपर ही गिरना शुरू कर देती है। तो इसको हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट। और ये जो ही आपने इसको टच किया ये फौरन ये काम 2 to 3 सेकेंड के अंदर ये रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, कंपाउंड लीफ की समझ आ गई कि ऐसा लीफ जिसके ऊपर लीफलेट्स मौजूद हो कंपाउंड लीफ कहलाता है। तो जब भी मिमोसा पुडिका, जिसको टच मी नॉट या छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, उसको टच किया जाता है तो वो क्या करते हैं, लीफ इज टच, लीफलेट फोल्ड टुगेदर, सारे लीफलेट फोल्ड हो जाते हैं। रिस्पॉन्स टाइम कितना लगता है, 2 से 3 सेकेंड लगते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि हर लीफलेट्स की बेस पे, जैसे मैं एक लीफलेट ड्रा करता हूं तो हर लीफलेट्स की बेस पे एक पल्विनस है, पल्विनस के अंदर ट्रिगर प्रेशर फौरन ही कम हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ने शो किया है कि ट्रिगर प्रेशर कम कैसे होता है, जो पेरेन्काइमेटो सेल्स होते हैं उसमें से पोटाशियम आयन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो ही पोटाशियम आयन बाहर आएगा सेल से साथ साथ पानी भी बाहर आ जाता है, एक्सोऑस्मोसिस होती है, ट्रिगर प्रेशर कम हो जाते हैं। तो रैपिड लॉस ऑफ ट्रिगर इन पल्विनस ऑफ द लीफलेट। तो इन्वेस्टिगेशन शोज पोटाशियम आयन मूव्स आउट फर्स्ट देन एक्सोऑस्मोसिस। लेकिन सवाल यहाँ है कि प्लांट में तो इतना रैपिड रिस्पॉन्स नहीं होता, यहाँ रैपिड रिस्पॉन्स कैसे होते हैं। बेसिकली पल्विनस के अंदर कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जिनको मोटर सेल्स कहा जाते हैं। वो मोटर सेल इसी तरह के एक्शन जनरेट करते हैं, लेकिन मोटर सेल की जो वर्किंग है इसका मैकेनिज्म अभी स्टिल अननोन है, इसको अभी तक हम सही तरह जान नहीं पाए। इस वजह से इसकी जो डिटेल है कि इतना तेज़ी से रैपिड एक्शन कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा भी समझना इसको बाकी है। और उम्मीद है इंशाल्लाह फ्यूचर में जो साइंस रिसर्च में आगे जा रही है हो सकते हैं मेथड भी डिस्कवर हो जाए दोबारा। लेकिन इतना हम साइंस को पता चल गया है कि जब हम टच करते हैं तो पल्विनस के सेल से पोटाशियम आयन बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो साथ पानी को भी लेके आते हैं, एक्सोऑस्मोसिस होती है, ट्रिगर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पत्तियाँ वो गिरना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो ही वो महसूस करता है प्लांट के अब वो जो स्टिमुलस है वो जा चुकी है, तो दोबारा ये अपनी सेल में पोटाशियम आयन को भेजना शुरू करता है, एक्टिवली भेजना शुरू करता है, और जिसकी वजह से पानी अंदर जाते हैं, एंडोऑस्मोसिस होती है और लीफलेट दोबारा स्ट्रेट पोजीशन में आ जाते हैं। और इसको तकरीबन 10 मिनट लगते हैं लीव्स को अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद ग्रोथ मूवमेंट। तो यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ग्रोथ का डिफरेंस होगा ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ ऑन 2 साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन। जैसे मैंने एक छोटा सा प्लांट ऑर्गन ड्रा किया,
आमतौर पे जैसे मैं कहता हूं कि इस प्लांट ऑर्गन के दो साइड हैं, एक अपर साइड एक लोअर साइड है। तो जब भी प्लांट ने मूवमेंट शो करनी है और वो ग्रोथ मूवमेंट शो करनी है तो आमतौर पे जो एक पार्ट की तरफ ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, यानी सेल थोड़े बड़े हो जाते हैं, और दूसरे पार्ट की तरफ सेल छोटे रह जाते हैं। और हमेशा जिस पार्ट की तरफ ग्रोथ ज्यादा होती है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, यानी नीचे अगर ग्रोथ ज्यादा हुई तो मूवमेंट इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी ये जो ऑर्गन है वो इस तरह हो जाएगा। इसकी दो साइड से तो ऊपर वाली साइड में ग्रोथ कम रह गई है, यानी हमेशा अगर लोअर साइड पे ग्रोथ ज्यादा हुई है तो ऑर्गन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, अगर अपर साइड पे हुई तो ऑर्गन नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्रोथ मूवमेंट, और मैंने बताया था ये वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है जो आप समझ रहे होते हैं कि बार बार प्लांट का ऑर्गन मूव करोगे, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पोस्चर बदला। जैसे कोई शख्स आपके सामने बैठा हुआ था, आप 5 मिनट बाद आप लेटा हुआ है तो आप फौरन कहेंगे ये मूव करके लेटा है, मूवमेंट के बाद ही पोस्चर क्या होता है, चेंज होता है। तो हम इसी तरह कहेंगे हो सकता है पहले फूल की पत्तियां खुली हों, रात को बंद हो गई हो तो ये मूवमेंट हो गई, ठीक है। अब इसके बंद होने का काज ग्रोथ भी हो सकता है, ट्रिगर प्रेशर भी हो सकता है। तो एपिनास्टी इसकी पहली टाइप है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं कि एक नॉर्मल कंडीशन ये है, अब इसने बड बनना भी है, बड ने ओपन भी होना है। एपिनास्टी में क्या, लीव्स एंड पेटल्स, कुछ पत्ते ये शो करते हैं, कुछ पेटल्स, फूल की जो पत्तियां होती हैं। इसमें क्या होता है, जो अपर सरफेस है वो शो मोर ग्रोथ बड ओपन, जो ऊपर वाली सरफेस है वो ज्यादा ग्रोथ शो करती है बनिस्बत लोअर सरफेस के, और जब ऊपर वाली मूवमेंट ज्यादा होगी तो ऐसे खुल जाएगा। मैंने कहा ना कि अभी जिस तरफ ग्रोथ ज्यादा होती है, अब ऊपर वाली डायरेक्शन में तो हमेशा अगर आप देखें ये नीचे वाली डायरेक्शन में आ रही है पत्ती। हाइपोनास्टी में, हाइपो का मतलब है नीचे, इसमें क्या हुआ बड, और ये किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है। यानी एपिनास्टी में क्या हुआ, लीव्स और पेटल आमतौर पे ये मूवमेंट शो करते हैं, इसमें जो अपर सरफेस है वो ज्यादा ग्रोथ शो करती है जिसकी वजह से बड ओपन हो जाते हैं और ऑक्सीजन की वजह से होती है। हाइपोनास्टी में क्या होता है कि लोअर सरफेस ज्यादा ग्रोथ शो करती है जिसकी वजह से मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और बड क्लोज हो जाता है, जैसे इसकी डायग्राम आप लोगों को नजर भी आ रही होगी। लोअर सरफेस शो मोर ग्रोथ बट रिमेन क्लोज्ड, और ये आमतौर पे जिब्रेलिन की वजह से, इन दोनों फैक्टर को हम आगे भी डिस्कस कर, इस वजह से डिटेल यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा, नोटेशन में क्या होता है, तो नोटेशन को समझाने से पहले ये आप लोगों ने जहन में रखना है, एपिनास्टी हाइपोनास्टी इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एपिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। तो एपिनास्टी में क्या होता है कि अपर सरफेस ज़्यादा ग्रोथ शो करती है, मूवमेंट लोअर साइड पे होती है, बड ओपन हो जाते हैं और ऑक्सीजन की वजह से। ये लोअर सरफेस ज़्यादा ग्रोथ शो करती है हाइपो में, यानी जो एपी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब नीचे। नास्टिक ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो बड हमेशा बंद रहता है, जिब्रेलिन्स की वजह से होती है। नोटेशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है, ये मूवमेंट कैसे होती है। आमतौर पे वो स्टेम जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, जैसे काफ़ी सारी बेलें हैं उनके स्टेम कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो जब भी इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है तो ये ऐसे गिरना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही गिरना शुरू, ये ऐसे गिरना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, तो आमतौर पे ये देखने में आया है कि जो साइड नीचे होती है उस साइड पर ग्रोथ ज्यादा रिलीज होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, स्टेम में ग्रोथ को बढ़ाता है, और ऑक्सीजन हमेशा लोअर साइड पे ज्यादा रिलीज होता है। तो आप ये समझ लें कि यहां ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये इसकी ग्रोथ को ऐसे बढ़ा देगा, ठीक। अब जो ही ग्रोथ नीचे वाली डायरेक्शन में बढ़ी तो ये स्टेम ऐसे मूव ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि यहां अब ये वाली डायरेक्शन नीचे आ गई,
ये वाली डायरेक्शन नीचे आ गई, तो अब नीचे ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये इस डायरेक्शन से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसे। यहाँ ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा, यानी ये ऊपर ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये वाली डायरेक्शन नीचे आ गई है, अब फिर यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू, तो इस तरह, यानी पहले आप एक साइड नीचे आई, वहाँ ग्रोथ शुरू हो गई, फिर वो साइड ऊपर चली गई, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो गई, वो साइड फिर आ गई, ऐसे। यानी ये आप पहले समझे कि एक स्टेम ऐसे नीचे गिरा, यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो गई, ये वाला पास जो साइड है ये ऊपर आ गई, अब यहाँ ग्रोथ शुरू हो गया, ये फिर ऐसे। तो हमेशा जिस तरफ ग्रोथ होती है मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन, पहले ग्रोथ नीचे हुई, मूवमेंट इस तरह होगी, अब यहाँ ग्रोथ नीचे हुई तो मूवमेंट इस तरह होगी, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट है इसको हम कहते हैं नोटेशन। तो ग्रोइंग टिप मूव्स इन जिगजैग फैशन, ये आमतौर पे जिगजैग फैशन में मूव करती है क्योंकि इसमें ग्रोथ चेंज हो रही होती है अपोजिट साइड पे, यानी पहले इस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा थी, फिर इस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, फिर इस साइड पे होगी, फिर इस ऐसे बदल रही होती। तो ये आमतौर पे उन स्टेम में ज़्यादा होते हैं जिनके स्टेम बड़े कमज़ोर से होते हैं, जैसे बेलें वगैरह हैं। तो ग्रोइंग टिप मूव्स इन, अगर कोई ग्रोइंग टिप जिगजैग फैशन में मूव कर रही है, मूव क्यों कर रही है, क्योंकि अपोजिट साइड्स हमेशा ग्रोथ को बदल रही हैं, तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं नोटेशंस। तो ये तीन हमारे पास टाइप्स हैं ग्रोथ मूवमेंट्स की, एक एपिनास्टी, एक हाइपोनास्टी, एक नोटेशन है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने सिर्फ आज ऑटोनोमिक मूवमेंट को डिस्कस किया है, पैराटोनिक मूवमेंट को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.